20 से ज़्यादा राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, शी जिनपिंग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो भारत आते और भारत आने के बाद भारत का स्टेचर बड़ा हो जाता। चीन हमें यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने नहीं दे रहा। G20 की मीटिंग को और इसकी अध्यक्षता में बाधा डालने के लिए वो लगातार काम कर रहा है। विश्व बैंक में दबदबा बना रहा है। भारत जहाँ भी आगे जिस भी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे बनना चाहते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी नेपाल हो, भूटान हो या फिर ताइवान हो, भारत के जो भी मित्रवत देश है ना, उसको सबसे पहले चीन क्या करता है कि सबसे पहले जो है कर्ज देता है, कर्ज के जाल में फंसाता है, वहाँ पे अपने सैनिक अड्डे बनाता है, वहाँ के सरकार को से जब कर्जे की भरपाई नहीं हो पाती है तो वहाँ का एयरपोर्ट ले लेता है, वहाँ के पोर्ट ले लेता है, वहाँ के बंदरगाह ले काम करने वाला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में पीछे छोड़ने वाले। आप ये बोल रहे हैं और विपक्ष फिर इसी बात पे टोकने लगता है कि क्या बोलते हैं, मोदी जी विदेश घूम घूम के सब भेज दे रहे हैं। फिर आप क्या कहें? मैं बोल तो रहा हूँ, विपक्ष के पास ना नीति है, ना नियति है। राहुल गांधी के पास ना बहू है, ना बहुमत है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देश हित की बात किया जाए तो हमारे देश के लिए और क्या क्या जरूरी है? आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे देश के लिए क्या क्या जरूरी है और क्या क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के लिए ना सबसे बड़ा मुद्दा है चाइना। चाइना से विदेश नीति के मामले में चाइना और हमारा कोई दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान तो हमारे बराबर में कहीं खड़ा नहीं उठता, चाहे वो सैन्य शक्ति की बात हो या आर्थिक सशक्तिकरण की बात हो। लेकिन चाइना हमारे चारों तरफ से हमें घेर रहा है। उसके लिए विदेश नीति की जरूरत है, उसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है, उसके लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारने की जरूरत है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उसके लिए अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की जरूरत है, उसके लिए अपने आप को मजबूती से खड़ा करने की जरूरत है और उसके लिए सैन्य सशक्तिकरण से लेके अपने राष्ट्र निर्माण करने की जरूरत है। और चाइना और अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर से आगामी आने वाले वर्षों में हम अपने जीडीपी को बढ़ाए, अपने हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इसको 10-15 ट्रिलियन तक लेके जाए। इसके ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें बेरोजगारी को भगाना होगा, हमें जीडीपी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना होगा। यदि आज एक व्यक्ति की तनख्वाह 9,000 रुपए था, उसको हमें 15,000 रुपए तक लेके जाना पड़ेगा। इस तरह के काम करने पड़ेंगे जब मार्केट में कैश फ्लो होगा। यदि ये एक व्यक्ति 15,000 रुपए कमाएगा, जब उसकी कमाई बढ़ेगी तो उसकी जो खर्चा करने की शक्ति है ना ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और वो जो पैसा सर्कुलेट होगा, उस पैसा सर्कुलेट मार्केट के माध्यम से सब जगहों पे होगा। जब आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है ना, तो उत्पादन और उत्पादकता खुद बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है भारत आगामी एक दशक तक, आगामी 10 साल पे इसी चीज़ों पे काम करने वाला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे लगता है आने वाले समय में हम चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में पीछे छोड़ने वाले। आप ये बोल रहे हैं और विपक्ष फिर इसी बात पे टोकने लगता है कि क्या बोलते हैं, मोदी जी विदेश घूम घूम के सब भेज दे रहे हैं। फिर आप क्या कहें? मैं बोल तो रहा हूँ, विपक्ष के पास ना नीति है, ना नियति है। राहुल गांधी के पास ना बहू है, ना बहुमत है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती? भाई क्या है, अब कोई नीति लेके आए ना, वो बोले जैसे मान लो अभी जिस जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, नोएडा पे मैन्युफैक्चरिंग हब है उत्तर प्रदेश का। वो बोले कि भैया नोएडा के बाहर हम जो है कहीं और एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, वहाँ पे लोगों के लिए लाखों नौकरियां सृजित करेंगे। इस तरह की बात करें ना, वो बोले ना कि भैया हम पर कैपिटा इनकम में सुधार करेंगे। उनके पास विजन होना चाहिए ना कि भैया आज जो हम बाहर से कुछ, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया, इससे पहले कोविड से पहले हम बहुत सारी चीजें भारत से भारत से बाहर से मंगाते थे। कोविड आने के बाद हमने क्या आपदा को अवसर में बदला, हमने कोवैक्सीन बनाई, अपनी देश की बनी हुई वैक्सीन को हमने 50 से ज्यादा देशों में निर्यात किया, भेजा। आज हम एप्रन से लेके सुई से लेके सब चीज बनाते हैं। हम जहाज के इंजन बनाने के लिए भी कार्यरत हैं। हमने रॉकेट साइंस में तरक्की की है। हमने इसरो के माध्यम से चांद्र और सूरज के निकट गए हैं। चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो और रक्षा उत्पादन में भी हम और देशों के साथ राफेल लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं और पनडुब्बियां बना रहे हैं, हम बंदूकें बना रहे हैं। तो मुझे लगता है एक देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है और इस विकास के लिए एक नीति और नियत की जरूरत है, एक विजन की जरूरत है। विजन विपक्ष में किसी के पास नहीं है। ये लोग आएंगे, ये लोग लूट मार करेंगे, कोई 2G स्पेक्ट्रम घोटाला करेगा, कोई कॉमनवेल्थ घोटाला करेगा, कोई कुछ घोटाला करेगा, कोई कुछ घोटाला करेगा, कोई आदर्श सोसाइटी घोटाला करेगा। कांग्रेस और जो विपक्ष वाले, इससे पहले भी तो हमने उनको दिया था ना भाई, 10 साल तक सरकार में रहे ना। 10 साल में उन्होंने कितना घोटाला किया, आम जनता तरसती, लोग सुनने को का नाम नहीं लेते। जहां जाओ वही 2G पे काम करते थे, आज 5G पे काम कर रहे हैं। 10 साल के अंदर में 2G से 5G पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए जी? पहुंच गए ना। टेक्नोलॉजी का कमाल है ना, नियत और नीति की कमाल है। तो विपक्ष के पास कम से कम एक वो तो होना चाहिए, मुद्दा तो होना चाहिए। 55 साल के आदमी को लोग युवा कह में, कुछ मेरे भाई बंधु हैं जो राहुल गांधी को युवा कह में। अब उसकी शादी नहीं हुई तो वो युवा है। 50 साल 55 साल का वो बुढ़ा हो गया, उसको युवा बोल रहे हैं। क्या वो युवा है? शादी ना होगी तो युवा है वो? है विकास
उसके पास कोई बोलने की कोई ढंग नहीं है। लीटर को किलोग्राम को लीटर बोले, लीटर को किलोग्राम बोले, आलू से सोना बनावे, कुछ को कुछ बोलता है, उसे बोलने की तमीज अभी नहीं है। क्या वो राजनीति करेगा? क्या वो तो भारत जो है देश जोड़ो यात्रा भी निकाले, अभी नंगे पैर निकले, तो आप बोल रहे हो कि वो गलत है? आप सबके हित की बात करते हैं राहुल गांधी जी। भारत जोड़ो यात्रा निकली, तुम बताओ भारत टूटा कहाँ से है? जम्मू कश्मीर पहले टूटा भी था तो वो भी जोड़ दिया पहले ही मोदी ने। अब टूटा कहाँ है भारत जो वो जोड़ने चले थे? हाँ, वही तो बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जो हिंदू मुस्लिम करके तोड़ दिया, उसके बाद फिर अब हम उसको जोड़ रहे हैं, एक भाईचारा कायम कर रहे हैं। सड़कें जो बन रही है, मान लो ये बंगेल की सड़कें बन रही है, इसमें हिंदू का भी दुकान है और मुसलमान का भी दुकान है। एलपीजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तो उसमें हिंदू महिलाओं को भी दिए जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के माध्यम से, मुस्लिम महिलाओं को भी दिए जा रहे हैं। राशन दिया जा रहा है लोगों को, तो हिंदू महिलाओं को भी दिया जा रहा है, मुसलमान महिलाओं को भी दिया जा रहा है। और भी जितनी भी बेसिक सुविधाएं हैं, किसान सम्मान योजना के तहत जो राशि का आवंटन किया जा रहा है, हिंदुओं को भी दिया जा रहा है, मुसलमानों को भी दिया जा रहा है। यहाँ तो भेदभाव नहीं किया जा रहा है, ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, आप बताओ ना। कुछ घटनाएं हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बृहद परिप्रेक्ष्य पे ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई बहुत बड़ा वो हो गया हो, नरसंहार हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो। हिंदू और मुसलमान नरेंद्र मोदी की सरकार में, आप गुजरात चले जाओ, गुजरात में देखो मुसलमानों ने क्या विकास किया है। बाकी और जगहों पे मुसलमान विकास कर रहे हैं। ये जो मुसलमानों को ऐसा बोल के डराया जा रहा है ना कि भैया नरेंद्र मोदी आ जाएगा तो भैया मुसलमानों का ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हिंदू लोग सहिष्णु होते हैं, हिंदू लोग भाईचारे से रहते हैं। मार काट करने पे कभी हिंदू विश्वास नहीं करता, आज से नहीं। सनातन धर्म का आप इतिहास उठा के देख लो, है ना। सनातन धर्म हमें गले लगाने की वो देता है, शिक्षा देता है, गला काटने की नहीं देता। हम तो गले लगाने वाले लोग हैं भाई। और हमारे सहिष्णुता का ही तो लोग फायदा उठा रहे हैं। कभी अखंड भारत हुआ करता था, फिर अफगानिस्तान कटा, उसमें से आपको मालूम है महाभारत काल में चले जाइए, जो शकुनी नरेश कहाँ के राजा थे? बताइए जी, कहाँ के राजा थे? अफगान के राजा थे। शकुनी, हमारा अखंड भारत अफगानिस्तान तक फैला, फिर उसके बाद अफगानिस्तान कट के बाहर हुआ हिंद। ये हमारे उसकी सहिष्णुता की वजह से फिर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। कितने छोटे छोटे टुकड़े हो गए हमारे भारत के। हम सहिष्णु है तभी तो, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया ना भाई। किया हमने? नहीं किया। तो हम तो सहिष्णु लोग हैं, हम तो मार करते ही नहीं। हम तो अपने दुश्मनों के साथ भी सहयोग समर्थन की बात करते हैं। आपसे एक सवाल और रखना चाहूंगा। आप आपसे मैंने देश हित की बात की, फिर आपसे मैं एक सवाल और रखना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि चीन के लिए, जो हमारे चीन वाले वहाँ वहाँ से कांटेक्ट होने चाहिए, ठीक है, ऐसा आपने बताया। और उसके बाद फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमें देश के लिए और क्या बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए जनता भी सहयोग करे। बगैर जनता के सहयोग करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। G20 की मीटिंग हुई थी। 20 से ज्यादा राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, सी जिनपिंग नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वो भारत आते, और भारत आने के बाद भारत का स्ट्रेचर बड़ा हो जाता। चीन हमें यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने नहीं दे रहा। G20 की मीटिंग को और इसकी अध्यक्षता में बाधा डालने के लिए वो लगातार काम कर रहा है। विश्व बैंक में दबदबा बना रहा है। भारत जहां भी आगे, जिस भी देश के साथ भारत के संबंध अच्छे बनना चाहते हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी नेपाल हो, भूटान हो, या फिर ताइवान हो, या फिर साउथ चाइना सी के तरफ जो जितने भी देश हो, या मिडल ईस्ट हो, भारत जहां पे भी, या ईरान हो, भारत जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, या अफगानिस्तान हो, चाइना, वहां पे क्या करता है, उस कंट्री को डेप ट्रैप में फंसा लेता है। अब श्रीलंका को देख लीजिए। तो भारत के जो भी मित्रवत देश है ना, उसको सबसे पहले चीन क्या करता है कि सबसे पहले जो है कर्ज देता है, कर्ज के जाल में फंसाता है, वहाँ पे अपने सैनिक अड्डे बनाता है। वहाँ के सरकार को से जब कर्जे की भरपाई नहीं हो पाती है, तो वहाँ का एयरपोर्ट ले लेता है, वहाँ के पोर्ट ले लेता है, वहाँ के बंदरगाह ले लेता है, उसके ऊपर कब्जा करके इकोनॉमिक कॉरिडोर बना लेता है, कहीं कुछ कर लेता है। तो मुझे लगता है भारत को इस सबसे चिंतित होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों ने साथियों देखा कि यहाँ पे मैंने 24 के भी मुद्दे की बात की और देश हित की भी बात की, तो लोगों के अलग अलग विचार है। आपकी क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपने हिस्से की राय दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।